हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2019 में यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब अमेरिका ने दूसरे कंट्री या स्टेट को खरीदा हो, क्योंकि यूएस ने खुद की स्थापना ही कैलिफोर्निया और एरिजोना को मेक्सिको से खरीद के और ऐसे और 7 स्टेट्स को खरीद के की थी। जिससे ये सवाल मन में आता है कि अगर अमेरिका ने ये सारे स्टेट्स नहीं खरीदे होते तो क्या आज अमेरिका एक सुपर पावर होता। पर दूसरे देशों को खरीदने की लाइन में सिर्फ अमेरिका ही नहीं खड़ा था, क्योंकि सिंगापुर, जिसे आज एशिया के इकोनॉमिक टाइगर्स में से एक माना जाता है, उसे एक जमाने में ब्रिटिश ने वहां के एक सुल्तान से खरीदा था। अब आप ही सोचो, अगर इस तरह पास्ट में अमीर देशों ने छोटे और गरीब देशों को खरीदा है तो क्या आज की तारीख में भी ये करना पॉसिबल है? क्या इंडिया, जो आज एक डेवलपिंग देश है, उसे यूएस जैसी कोई डेवलप्ड कंट्री खरीद सकती है, जैसे कंपनीज को खरीदा जाता है? और अगर हाँ, तो इस पे यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्शन ले सकती है क्या? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इन टुडेस वंडरफुल वीडियो, जिसका टाइटल है कैन रिच कंट्रीज बाय पुअर कंट्रीज। वेल, तो सीधे आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। क्या अमीर देश दूसरे गरीब देशों को खरीद सकते हैं? जिसका जवाब है यस, हाँ। कैसे, वो जानने के लिए तो पहले हमें ये देखना होगा कि पास्ट में किस तरह देशों को खरीदा जाता था, जिसमें सबसे पहले आता है फ्रांस। साल 1101 की बात है। फ्रांस के किंग फिलिप I ने ओडो आर्पिनस नाम के विस्काउंट से बोर्गेस और डुन के रीजन्स, यानी कि आज की तारीख में जो पूरा सेंट्रल फ्रांस है ना, उसे 60,000 पाउंड्स यानी 59 लाख रुपीस में उस समय में खरीदा था। दरअसल उस दौरान पूरे मेडिवल वर्ल्ड में होली लैंड क्रूसेड वॉर्स चल रहे थे, जिन वॉर्स का मकसद जेरूसलम को इस्लामिक रूलर से छीनना और साथ ही नॉर्दर्न यूरोप के स्लाविक ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। और इन्हीं वॉर्स में लगने वाले पैसे जमा करने के लिए ओडो आर्पिनस ने अपने बोर्गेस और डुन की जमीन फ्रांस के राजा को बेच दी थी। अब पलटते हैं इतिहास की किताब का अगला पन्ना और बात करते हैं एशिया के स्विट्जरलैंड उर्फ सिंगापुर के बारे में। 1819 में अगर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट सर रैफल्स सिंगापुर नहीं आए होते तो आज शायद सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री ही नहीं होता। तो हुआ क्या था कि 1819 के दौरान ब्रिटिशर्स अपने राइवल डच से ट्रेडिंग में आगे निकलने के लिए एक ट्रेडिंग पोर्ट की तलाश कर रहे थे, और उसी तलाश के दौरान सर रैफल्स आप पहुंचे सिंगापुर, जहां उनकी मुलाकात हुई एक मलेशियन सुल्तान के बेटे और वहां के टेमेंगोंग यानी राज प्रतिनिधि अब्दुल रहमान से, जिसे डच ने सुल्तान के मरने के बाद टेमेंगोंग बनाया था। लेकिन वहीं अब्दुल के बड़े भाई हुसैन को रायू आइलैंड में एग्जाइल यानी वनवास पे भेज दिया गया था, क्योंकि डच लोगों को डर था कि कहीं दोनों भाई मिलकर उन्हें चैलेंज ना करें, और इसीलिए अपनी पावर को बढ़ाने और बचाने के लिए दोनों भाइयों को अलग कर दिया गया। अब डच ने अब्दुल को राज प्रतिनिधि बना तो दिया था, लेकिन उसके पास पावर ना के बराबर थी, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। उन्होंने अब्दुल से हाथ मिला के कहा कि वो उसके भाई को वापस लाके उसे सुल्तान भी बना देंगे और साथ ही उनको डच से आजादी भी मिल जाएंगी। पर ये सब कुछ ब्रिटिशर्स ने समाज सेवा के लिए नहीं किया। उन्होंने अपना वादा तो निभाया, लेकिन इस शर्त पर कि अब्दुल के बड़े भाई को सुल्तान बनाते ही वो अंग्रेजों को सिंगापुर का पोर्ट दे देंगे, और यही हुआ। हुसैन सुल्तान बने और सर रैफल्स ने सुल्तान से सिंगापुर को खरीदा और रिटर्न में 60,000 स्पेनिश डॉलर्स दिए। ये देखकर डच ने लंदन में प्रोटेस्ट तो किया, बट वहां से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से धीरे धीरे डच का सिंगापुर में पावर कम होते गया और फाइनली डच के हाथों से सिंगापुर निकल गया। अब फ्रेंड्स, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, क्रिकेट किसको पसंद नहीं है यार? और आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने वाला हूं जिसमें आप अपनी क्रिकेट की नॉलेज से बड़े कैश प्राइजेस जीत सकते हैं यूजिंग अमेजिंग एंड द मोस्ट ट्रस्टेड क्रिकेट फैंटेसी ऐप कॉल्ड माई 11 सर्कल। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर्स वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे ऐसे फेमस क्रिकेटर्स है, सो इट्स ए 100% ट्रस्टेड ऐप। इंडिया 3 T20s और 2 टेस्ट मैच खेल रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्टार्टिंग 16 नवंबर, और आपको बस अपने क्रिकेट का नॉलेज यूज करना है और आपको बेस्ट 11 प्लेयर्स पिक करने हैं दोनों टीम्स में से। और अगर आपके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप बड़े अमाउंट में विनिंग्स जीत सकते हो, मतलब एंजॉयमेंट एंड विनिंग बोथ एट द सेम टाइम। और अगर इंडिया जीतेगी वो मैच तो आपके विनिंग्स डबल हो जाएंगे। नाउ व्हाट्स स्पेशल फॉर यू? पूछो। वेल, मैंने एक स्पेशल लिंक डाला है मेरे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में भी आपको डाउनलोड करने के लिए।
जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको इंस्टॉल करेंगे, उन्हें अमेजिंग कैशबैक बोनांजा ऑफर मिलेगा। अब कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करो, 100 रुपए, 1000 रुपए और इवन 10,000 रुपीज, और माई 11 सर्कल वो अमाउंट को 20% ज्यादा बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपए डाले तो आपको 1200 रुपीज मिलेंगे आपके वॉलेट में। ये एक एक्सक्लूसिव ऑफर है, सो प्लीज यूज इट टिल इट इज अवेलेबल। और अगर आप इस ऐप को अभी डाउनलोड करोगे ना, तो आपको 1500 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस अलग से मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल एंड स्टार्ट विनिंग बिग। अब नेक्स्ट चलो ये देखते हैं कि कैसे अमेरिका ने गरीब देशों के हिस्सों को खरीद के बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बेसिकली अमेरिका की शॉपिंग स्प्री शुरू हुई थी 1803 में, जब काफी समय से चलते आ रहे युद्धों के कारण फ्रांस की हालत बद से बदतर होते जा रहे थे, जिसे देखकर बड़े भैया यूएस ने मदद का हाथ सामने लाया। उसने फ्रांस को पूरे 100 करोड़ रुपए दिए और उससे लुइसियाना स्टेट खरीद लिया। और यही सेम दयालु स्वभाव का प्रदर्शन उसने 1819 में भी किया था, जब स्पेन के खुद के कॉलोनीज के अंदर रिवोल्ट शुरू हो गए और स्पेन उसे संभाल नहीं पा रहा था। उस वक्त भी एक सुपर हीरो की तरह अमेरिका पिक्चर में आया और 37 करोड़ रुपीस देकर स्पेन से फ्लोरिडा खरीद लिया। ये सब देखकर मेक्सिको के कैलिफोर्निया स्टेट में रहने वाले अमेरिकन सेटलर्स की भी देशभक्ति जाग उठी, जिन्होंने मेक्सिको से निकलकर यूएसए में जाने के लिए रिवोल्ट किया था। और इस रिवोल्ट में कैलिफोर्निया के साथ देते हुए यूएस ने मेक्सिको पर वॉर डिक्लेयर कर दिया था, जो ऑफ कोर्स यूएस जीता और उसे मेक्सिको से कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा और एरिजोना के स्टेट्स पूरे 135 करोड़ की प्राइस में मिले। इसके कुछ ही सालों बाद न्यू मेक्सिको और एरिजोना का बचा हुआ पार्ट भी मेक्सिको ने यूएसए को 74 करोड़ रुपीस में बेचा, क्योंकि वॉर में हारने के बाद उनके इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं थे। लेकिन अमेरिका का दिल तो दरिया है, इसीलिए तो जब क्रिमियन वॉर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन रशिया हार गया था और उसे पैसों की जरूरत थी, तब अमेरिका ने रशिया से अलास्का स्टेट को खरीदा 53 करोड़ रुपीस में और कहा कोई बात नहीं, अब पैसे नहीं चुका सकते, आप हमें स्टेट दे दो। पर अमेरिका के सर पर सवार रक्षक और मसीहा बनने का भूत अब तक नहीं उतरा, क्योंकि जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, अगस्त 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, यह कहकर कि ग्रीनलैंड के कारण हर साल डेनमार्क को $700 मिलियन का लॉस हो रहा है, पर यूएस ये झेल सकता है और ग्रीनलैंड यूएस के लिए काफी स्ट्रेटेजिक भी है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ग्रीनलैंड में नए नॉर्थ अटलांटिक शिपिंग लेन्स खुले हैं और वहां नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा खजाना पाया गया है। लेकिन ट्रंप के इस ऑफर को डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लाइन कर दिया। पर यहाँ पर सवाल तो ये है कि डेनमार्क अगर सच में ट्रंप की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, तो क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता था? वेल, इसका जवाब ना है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के यूएन चार्टर चैप्टर 1 में सेल्फ डिटर्मिनेशन और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल को इंक्लूड किया हुआ है, जिसका मतलब कोई भी पॉपुलेटेड टेरिटरी को बेचने या खरीदने से पहले वहां के पॉपुलेशन की सहमति होनी चाहिए और उन पे फोर्स या उनको थ्रेटन करके उनकी लैंड या टेरिटरी नहीं छीनी जा सकती। पर इस कदर वहां के हर इंसान को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, और इसीलिए आज अमीर देशों ने एक दूसरा पैतरा अपनाया है। वो इन छोटे छोटे कंट्रीज के अंदर की जमीनों को खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, जिसके ऊपर कोई रूल या लॉ नहीं है, क्योंकि दुनिया में बढ़ते फूड और एनर्जी की डिमांड के चलते बहुत कंट्रीज इस लैंड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जहां डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दूसरे पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर के लिए लैंड खरीद रहे हैं, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर का पूरा प्रोसेस कम कॉस्ट में हो जाता है। और ऐसे ही यूएसए ने इंडोनेशिया में 9 लाख एकर्स की जमीन एग्रीकल्चर के लिए खरीदी है, वहीं चाइना ने 25,000 एकर्स कैम्बोडिया में खरीदी है फॉरेस्ट्री के लिए, और इंडिया के टाटा पावर इंडस्ट्री ने 4.9 मिलियन एकर्स की जमीन खरीदी है इंडोनेशिया में। अब ये तो बात हुई लैंड इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इसके अलावा चाइना और अमेरिका जैसे देश दूसरे छोटे और गरीब देशों को इकोनॉमिक और मिलिट्री एड्स भी प्रोवाइड करते हैं। पर सिर्फ यही एक पैतरा नहीं है, और भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे आज की तारीख में भी देशों को खरीदा जा सकता है, जिनके बारे में जानने के लिए हमें चाइना के नक्शे कदमों पे चलना होगा, जिसके खुलेआम बड़ी रकम के लोन्स देने के कारण आज दुनिया भर के पूरे 195 देशों में से 165 कंट्रीज चाइना के कारण कर्ज में डूबे हुए हैं। पर इन देशों को लोन देने के पीछे चाइना का मकसद बिल्कुल साफ है। गरीब देशों में डेवलपमेंट कराना तो बिल्कुल नहीं,
असल में ये तो चाइना की एक चाल है, जिस चाल से वो मार्केट करता है, और इसे कुछ ग्लोबल पॉलिटिशियंस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इन शॉर्ट, इस चाल में एक पावरफुल देश या ऑर्गेनाइजेशन दूसरे गरीब और डेवलपिंग देशों को लोन्स देती है और उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन फिर जब वो छोटे छोटे देश कर्ज चुका नहीं पाते तो लोन देने वाला देश उन पर कंट्रोल करने लगता है। इसी प्लान को अपनाते हुए चाइना ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, जिसके खातिर उसके 62 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स 165 कंट्रीज में चल रहे हैं, जिसमें से 28 लाख करोड़ तो हिडन डेट है। यहाँ 165 कंट्रीज में से 42 लोअर टू मिडिल इनकम कंट्रीज का डेट उनके GDP से ही 10% ज्यादा है, और बहुत से सोर्सेज का मानना है कि चाइना डेट के थ्रू कंट्रीज को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहा है। वहीं दूसरे देशों में डेवलपमेंट के नाम पे चाइना कई सारे पोर्ट्स और रोडवेज बना रहा है, जैसे कि जिबाउटी, जिसने स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनाने के लिए चाइना से लोन लिया था, पर ब्याज पे ब्याज लगने के कारण आज जिबाउटी अपने GDP का 80% तो वो चाइना को ओन करता है, और जो कि वो चाइना को लोन नहीं चुका पाया, चाइना ने जिबाउटी के उसी पोर्ट को बना के अपना पहला इंटरनेशनल मिलिट्री बेस वहां पर रेडी कर दिया। ऐसे ही चाले चलते हुए लोन्स दे देकर चाइना ने अर्जेंटीना में भी खुद का एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बना दिया है, जिसके अंदर जाने या उस पे नजर रखने की परमिशन खुद अर्जेंटीना को भी नहीं है। पर इन देशों को लोन देकर उन्हें इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंट्रोल करना ही चाइना का एकमेव मोटिव नहीं है, क्योंकि अगर हम चाइना के सारे इन्वेस्टमेंट्स की लाइन को एक एक करके फॉलो करें तो हमें उसकी दूसरी स्ट्रैटेजी पता चलती है, जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के चलते चाइना ने इंडियन ओशन पे आने वाले मेजॉरिटी कंट्रीज में अपने स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स बनाए हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में आने वाले कंट्रीज मलेशिया और इंडोनेशिया में चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स कर अच्छे रिलेशंस बनाए हैं। फिर आता है म्यांमार में क्याओपू पोर्ट, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट, श्रीलंका का हैम्बनटोटा पोर्ट और मालदीव्स में मराव एटोल का पोर्ट। और वहीं इंडिया के जस्ट बाजू में पाकिस्तान में ही चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट ग्वादर पोर्ट। उसी के साथ चाइना ने पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर सीपेक को फंड करने के लिए 2 लाख करोड़ का लोन भी दे रखा है। इतने में आपको ये समझ ही आ चुका होगा कि चाइना क्या खेल खेल रहा है। ये सारे पोर्ट्स इंडिया को चारों तरफ से घेरते हैं और इसी तरह पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपने पोर्ट्स बनाकर चाइना अपना डेरा जमा रहा है, जिस पे कंसर्न जताते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान ने चाइना पे अपनी कड़ी नजर रखी हुई है। लेकिन सवाल तो यह है कि चाइना का इतने सारे पोर्ट्स बनाने के पीछे का असली रीजन क्या है? क्या चाइना इंडिया के खिलाफ किसी जंग की तैयारी कर रहा है और एरिया कैप्चर करने के लिए? और क्या इंडिया को अभी से सावधान हो जाने की जरूरत है? इस पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। हो सकता है चाइना अमेरिका को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मिलिट्री पावर की रेस में हराना चाहता हो और दुनिया का नंबर 1 कम्युनिस्ट कंट्री बनना चाहता हो। वेल, मुझे नहीं मालूम, आप नीचे कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है। साथ ही अगर इस वीडियो में से कुछ भी आपको नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा और 1500 का ज्वाइनिंग बोनस। विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।